Hello everyone, I hope everyone is fine. Now we are going to discuss about the organic chemistry. Organic chemistry तो एक ऐसा क्वेश्चन हो जाता है किसी बच्चे के लिए लगता है कि पता नहीं कहाँ से उठा के इतने रिलेशन दे दिए गए हैं और दे दिया गया है बुक्स में और सब ने लिखा दिया है नोट्स में। तो अभी कैसे पढ़ा जाए, शुरू कहाँ से किया जाए? इतने ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं कि नेम रिएक्शंस भरे पड़े हैं, जनरल रिएक्शंस भरे पड़े हैं, तो भाई शुरू कहाँ से किया जाए? अंत तो है ही नहीं। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको स्टेप वाइज जब तक अगर आप नहीं पढ़ेंगे ना, स्टेप अगर प्रॉपर प्लानिंग करके अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में। भाई जो पढ़ रहे हैं, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर चुके हैं, शुरू से बहुत स्टडी से कर रहे हैं, तो शायद उनके लिए ज़्यादा दिक्कत ना हो। लेकिन जो अचानक अभी 2 महीने 3 महीने पहले से स्टार्टिंग किए हैं प्रिपरेशन करना, तो वही देखिए एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता था कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना आप भूल जाते हैं। वो एक ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो मैथ्स की तरह प्रैक्टिस लिखना पड़ता है, उसको लिख के पढ़ना पड़ता है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसकी, क्योंकि हर एक स्टेप में कुछ ऐसा वेरिएशन देखने को मिलेगा केमिकल रिएक्शंस में कि बॉन्ड यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ उठाया, यहाँ जोड़ दिया। अब एक नया रिएक्शन घर पढ़ रहे हैं, वहां से एक अलग बॉन्डिंग टूट रही है, वहां से बॉन्ड टूट रहा है, फिर वहां से कहीं और जुड़ जा रहा है। तो हर एक केमिकल रिएक्शन में एक अलग अलग तरीके की बॉन्डिंग मैकेनिज्म होती है, जिसकी वजह से वो हर एक केमिकल रिएक्शन एक अलग तरीके से बिहेव करता है, हर एक अलग तरीके से हमको स्टडी करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या क्या है? देखिए सबसे पहले आपको शुरू कहाँ से करना। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा एक चैप्टर वाइज नहीं बताऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर एक चैप्टर में डिपेंडेंट होती है, हर एक चैप्टर में डिपेंडेंट होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन एक पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं उठाया जाता, वो क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर आपस में कोरिलेट करता है। अगर हम स्टार्टिंग हेलोजेंस हेलोवेरिएंस से कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि हेलोजेंस हेलोवेरिएंस का क्वेश्चन अल्कोहल से नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो किसी एक चैप्टर में जब आप किसी टॉपिक का प्रिपरेशन पढ़ते हैं तो वही टॉपिक किसी और चैप्टर में प्रॉपर्टी के फॉर्म में आ जाता है। तो इसका मतलब हर एक टॉपिक आपस में कोरिलेट करते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे चैप्टर से। तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इंडिविजुअल चैप्टर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। वी विल डिस्कस एज अ वन पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक को ही समझेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज ओनली वन। ठीक है, क्लियर? तो चलिए तो शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं और आपको कहां से कैसे प्लान करके स्टडी करना है, ताकि आपको रिवाइज करना है, ताकि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। देखिए सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तैयार करने की पहली चीज क्या है कि आपकी बेसिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी बेसिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए। भाई क्या है बेसिक्स? बेसिक्स मतलब होता है कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पे कमांड अच्छा होना चाहिए। क्योंकि देखिए आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं क्लास 11 में, लेकिन जब आप 12th में आते हैं तो आप आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिर्फ आप चैप्टर में पढ़ते हैं कि भाई चलो ये चैप्टर से ये कंपाउंड्स हैं, ये इसका नॉमेनक्लेचर है, लो पढ़ लो खत्म कहानी। ठीक है, लेकिन क्लास 12 में और क्या पढ़ते हैं? क्लास 12 में आता है कॉमन नेम, कॉमन नॉमेनक्लेचर आता है, ट्रिवियल नॉमेनक्लेचर आ जाता है वहां पे। अब वो कॉमन नॉमेनक्लेचर क्या है? अब एक से नए नाम आएंगे, एसिटोफिनोन आ गया, क्रोटोनेल्डिहाइड आ गया, सिनेमल्डिहाइड आ गया, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड आ गया। तो ऐसे नाम कॉमन नेम्स आपके पास इंट्रोड्यूस होंगे क्लास 12 में, जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे बड़ी मेहनत का काम स्टूडेंट के लिए ये है कि उसको याद रखना। तो मैं एक तरीका आपको बता दे रहा हूं कि भाई देखिए ये सब जो नेम होते हैं ना, ये स्पेसिफिक होते हैं कंपाउंड्स के लिए। तो आप जब भी ये सब नेम्स आए आपके पास, क्रोटोनेल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिल्डिहाइड, ये इन सब को जैसे आप मैथ्स में फॉर्मूला बना के उसको लिख के याद करते हैं ना, फॉर्मूले को लिख के याद करते हैं, उसी तरह इन सब स्ट्रक्चर्स को भी अलग से लिख के याद कर लीजिए, तभी आप उसको याद रख पाएंगे। क्योंकि हर चैप्टर में कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस होगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंफ्यूज बहुत करती है, क्यों? क्योंकि वो कोरिलेट करती है, हर एक चैप्टर से कोरिलेट करती है, और जितना चीजें कोरिलेट करेंगे, जितना चीजें कोरिलेट होगी उतनी चीजें माइंड में कोरिलेट होगी, और जितना माइंड में कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे ना उतना कंफ्यूज होंगे, उतना ही कंफ्यूज होंगे, बता दे रहा हूं आपको। तो इसलिए आपको इन सब स्ट्रक्चर्स को अलग से लिखने की जरूरत है। एक कॉपी अलग से लो, पतली से 2-4-5 पन्ने की कॉपी ले लो और उसमें सभी फॉर्मूले को अलग से लिख के उसके नाम लिख दो कि भाई ये देखो ये स्ट्रक्चर है, ये इसका नाम है सैलिसिल्डिहाइड, ये स्ट्रक्चर इसका नाम है एसिटोफिनोन, ये स्ट्रक्चर इसका ये नाम। इस तरह से आपको लिखने की जरूरत, तभी आप याद कर पाएंगे। क्योंकि कॉमन नेम आईपीएससी तो आपको बेसिक चीजें मालूम ही होना चाहिए। अगर अच्छा
अच्छा अब ये मत कहिए कि भाई मुझे तो आईपीसी बहुत कमा रही है, मैं आईपीसी में कंफ्यूज जाता हूँ, फिर तो आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आईपीएससी तो मतलब आनी ही आनी चाहिए, कॉमन नेम तो क्लास 12 का एक हिस्सा हो गया, उसके साथ जुड़ा हुआ है, और जब तक हम आईपीएससी नहीं जानेंगे तो कॉमन नेम कहां से कर पाएंगे। तो इसलिए बेसिक में सबसे पहले आईपीएससी नोमेनक्लेचर, उसके बाद आपका कॉमन नेम, सबका नाम, स्ट्रक्चर का नाम याद होना चाहिए। उसके बाद और बेसिक में क्या क्या है आपको मालूम होना चाहिए, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस के बेस पे बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कोरिलेट करते हैं। तो ये सब चीजें बेसिक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपको मालूम ही होना चाहिए क्लास 12 केमिस्ट्री अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट जब आप बेसिक्स पढ़ लेते हैं, बेसिक आपको जब अच्छे से मालूम हो गया, जब आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक्स होता है। चैप्टर का बेसिक होता है कि भाई चलो हेलोजन होता क्या है, उससे क्लासिफिकेशन क्या है, इतना आपने हल्का फुल्का पढ़ लिया, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो कवर करता है वो कवर करता है आपका नेम्ड रिएक्शंस। नेम्ड रिएक्शंस एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछी जाती है। नेम्ड रिएक्शंस आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब मैं बता दूं, आपको मालूम है कि आप खुद ही देखे होंगे कि हर चैप्टर में कितने नेम रिएक्शंस हैं, और अप्रॉक्स लगभग 30+ नेम रिएक्शंस हैं अगर आप कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये हर एक चैप्टर में आप उसका बेसिक पढ़ने के बाद उसका नेम रिएक्शन सबसे पहले तैयार कर लीजिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चंस वहीं से ज्यादा पुटअप किए जाते हैं, पुटअप होते हैं। तो नेम रिएक्शंस तो आपको सब चैप्टर्स की पढ़ी होनी चाहिए। सब वुड्स रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, आपके वुल्फ-किज़नर रिडक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, रीमो-टिमन रिएक्शन, कार्नामीन रिएक्शंस, ये सब जितने भी नेम रिएक्शंस हैं सब बहुत अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए आपकी। एकदम टॉप में मैंने लिखा है सेकंड नंबर पे, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। नेक्स्ट आइए, अगर आप अपना तैयार कर लेते हैं उसके बाद आप क्या प्रोसेस करेंगे, पढ़ेंगे। थर्ड आप पढ़ेंगे, जैसे आप इतना पढ़ लेते हैं, अब आइए फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़िए, हेलोल्केन्स, हेलोरीन्स, अल्कोहल, फेनॉल ईथर्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, अमीन्स, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी में कहां से क्वेश्चन आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी में आपसे पूछेंगे भैया ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड हल्का सा पोलर होता है लेकिन पानी में डिसॉल्व नहीं होता, सारा आंसर वही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर में तभी डिसॉल्व होते हैं जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने पे वो डिसॉल्व नहीं होते ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व होने के लिए उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जरूरत होती है, अदरवाइज वो डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्वेश्चन आ गया। अगर आप किसी एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वहां पे आपको एसिडिक नेचर कंपेयर करने के लिए दे देगा। अमीन्स पढ़ रहे हैं तो बेसिक प्रॉपर्टी कंपेयर करने के लिए दे देगा, ठीक है। तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज की पार्ट है। बॉइलिंग पॉइंट में कंपेयर करने के लिए देगा। चलो लगाओ इंक्रीजिंग ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट लगाओ, एग्जांपल दिए गए हैं आपको, ऑर्डर में लगाइए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत पुटअप होते हैं, आना ही आना रहता है। किसी न किसी चैप्टर की किसी न किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को उठा के आपसे पूछेगा, ठीक है, बोर्ड में आएगा ही, कई नए क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद फिजिकल प्रॉपर्टी को तुरंत उसको जरूर अच्छे से, बहुत हालांकि कुछ है नहीं, ज्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि छोटे छोटे पार्ट्स भी हैं, अच्छे से पढ़ लेंगे तो क्वेश्चंस आएंगे तो आप कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपका जो टॉपिक आ जाता है वो है आपका मैकेनिज्म। देखिए ज्यादा बोर्ड में पूछे नहीं जाते कुछ, हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म ज्यादा है भी नहीं। मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगी हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स में, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में, ठीक है, और मैकेनिज्म आपको SN1 और SN2 की देखने को मिलेगी, आपको मिलेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो SN1 और SN2 क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन टाइप रिएक्शंस होती हैं ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 की, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इससे मैकेनिज्म कभी पूछी जाती है, ठीक है। तो मैकेनिज्म का पार्ट है ये, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, ताकि आप मिस ना करें, ज्यादा नहीं है, 2 ही 4 मैकेनिज्म है, ठीक है। SN1 SN2 हो गया, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, तो ये 2-4 है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो टॉपिक आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैं एक ऑर्डर बता रहा हूँ आपको, इस तरह से पढ़िए ताकि आपका चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, ताकि आप कहीं मिस ना करें, ठीक है।
नेक्स्ट आपका आ जाता है जनरल रिएक्शंस जो आपकी हैं। जनरल रिएक्शंस, जनरल रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं भाई? जनरल रिएक्शंस वो होती हैं जो आप किसी भी चैप्टर में प्रिपरेशन के फॉर्म में या प्रॉपर्टीज के फॉर्म में पढ़ते हैं, अदर देन नेम्ड रिएक्शंस, अदर देन नेम्ड रिएक्शंस। ठीक है, तो भाई ये रिएक्शंस कहाँ पे हेल्पफुल होती हैं? ये आपको हेल्प करेगा, दो जगह आपको ये रिएक्शंस आपको हेल्प करेंगे। पहला आपको हेल्प करेगा ये कन्वर्जेंस में, ये कन्वर्जेंस में हेल्प करता है, क्योंकि देखिए कन्वर्जेंस भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको एक आध दो तीन कन्वर्जन मतलब आने के चांसेस रहते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे। कन्वर्जेंस पर में हेल्प करेगा आपका, और आपके सेंटेंस वाली रिलेशन में हेल्प करेगा। सेंटेंस वाली रिलेशन, सेंटेंस मतलब आपने क्वेश्चन देखा होगा जहाँ पे 2-4 लाइन होता है और उसमें ABCD दिया रहता है। कहेगा आपसे क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में आता है कि उसमें एक सैंपल एक कंपाउंड A है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। अब ये कंपाउंड उससे रिएक्ट करता है बनता है B, उससे रिएक्ट करता है बनता है C, उससे रिएक्ट करता है बनता है D। अब बताओ ABCD क्या है? ये। तो उसमें कभी-कभी कुछ नेम रिलेशंस भी रहती है, नेम रिलेशन भी रहती है, लेकिन कभी-कभी नेम रिलेशन ना होकर तो जनरल रिलेशन ज्यादा देखने को मिल जाती हैं। तो जब हम जनरल रिलेशंस तैयार करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये दोनों हेल्प करेगा, आपको कन्वर्जन और सेंटेंस में। अच्छा, कभी-कभी कन्वर्जेंस नेम रिलेशन भी रहता है, तो अगर आपने नेम रिलेशन अच्छे से पढ़ी हुई है, आपने यहाँ ऑलरेडी तैयार कर लिया है, तो आपका यही यहाँ पे आपका काम हो जाएगा। कन्वर्जन में अगर नेम रिलेशन की बेस पे कन्वर्जन आया हुआ है तो यहाँ पर आपका हेल्प हो जाएगी। लेकिन अगर इनके बेस पे अगर ये सब नहीं है तो जनरल रिलेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, ताकि कन्वर्जन और सेंटेंस वाले क्वेश्चंस कर लें। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में आता है, 2 नंबर या 3 नंबर में आ जाता है, वो है प्रैक्टिकल डिफरेंस। प्रैक्टिकल डिफरेंस वाले क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल डिफरेंस कौन से क्वेश्चन है बताऊं आपको? जो जैसे कभी कहते हैं आप वो कोई भी क्वेश्चन पेपर में आएगा कि चलिए बताइए कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश मिथेनॉल एंड इथेनॉल। डिस्टिंग्विश मिथेनॉल एंड इथेनॉल। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे क्या इसमें गलती करते हैं कि वो मिथेनॉल मतलब नॉट मिथेनॉल इथेनॉल, जनरल में बात कर रहा हूं। गलतियां क्या होती है जनरली बच्चे क्या करते हैं कि वो जनरल डिफरेंस लेके चले आते हैं। जनरल डिफरेंस नहीं, डिस्टिंग्विश बिटवीन जब एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपको प्रैक्टिकल डिफरेंस देने की कोशिश, प्रैक्टिकल डिफरेंस देना है आपको। प्रैक्टिकल डिफरेंस मतलब आपने बहुत से क्वेश्चंस किए होंगे, आपने प्रैक्टिकल में किया होगा, आपने प्रैक्टिकल में फंक्शनल ग्रुप टेस्ट किया है। फंक्शनल ग्रुप टेस्ट में आप वहां पे आप अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स के टेस्ट करते हैं। तो उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि ऑर्गेनिक जो बोर्ड में आते हैं, जो डिस्टिंग्विश के फॉर्म में आते हैं और सिमिलरिटी के फॉर्म में भी आते हैं। मैंने प्रैक्टिकल डिफरेंस लिखा हुआ है, सिमिलरिटी के फॉर्म में भी आते हैं, सिमिलरिटी के फॉर्म में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकल डिफरेंस देना है। जैसे मैं बताऊं, जैसे मैंने एग्जांपल जो मैंने लिया था मिथेनॉल और इथेनॉल में, तो मिथेनॉल और इथेनॉल में अगर आप डिफरेंस करेंगे तो हम आइडोफॉर्म टेस्ट से कर सकते हैं। इथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, लेकिन मिथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अब ये टेस्ट हो गया आइडोफॉर्म टेस्ट। अब आपको आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़े रहना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने हर एक चैप्टर में हर एक कंपाउंड्स का एक प्रैक्टिकल डिफरेंस का क्वेश्चन दिया रहता है, बुक में दिया रहता है। आप कभी-कभी नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन ये 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चंस कभी-कभी आ जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन जब भी एग्जामिनेशन में आता है तो आपको वहां पे प्रैक्टिकल डिफरेंस देना है। बहुत से आपने केमिकल टेस्ट स्टडी किया होगा, आइडोफॉर्म टेस्ट, सोडियम कार्बोनेट टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, कार्बिलामाइन टेस्ट, ओके, लिटमस टेस्ट आपने किया होगा। ठीक है, तो ये भी कुछ और कौन सा टेस्ट है, एल्डिहाइड का आपने टॉलरेंस टेस्ट किया होगा, फेलिंग टेस्ट किया होगा। तो ये सब टेस्ट जो है आपको पढ़े होने चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड कौन सा टेस्ट देता है, कौन सा कंपाउंड कौन सा टेस्ट नहीं देता, और कौन कौन से कंपाउंड्स दोनों टेस्ट देते हैं, क्योंकि सिमिलरिटी भी आ सकती है, सिमिलरिटी भी आ सकती है। तो दोनों फॉर्म में क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो दोनों तरीके से आपको पढ़ के रखना पड़ेगा कि कैसे कैसे वो टेस्ट इनको डिफरेंशिएट करते हैं और सिमिलरिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका टॉपिक हो गया इसका।
और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ और छोटे मोटे टॉपिक्स भी हैं, जैसे हम बात करें ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला टॉपिक, जैसे उसमें कभी कभी कुछ कंपाउंड्स वो दे देते हैं, कार्बन कंपाउंड्स देते हैं और आपसे पूछते हैं कि कार्बन कौन होगा और एक आयरन कौन होगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी तो थोड़ा सा ऑप्टिकल एक्टिविटी की पढ़ने की जरूरत है, एक नंबर में कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये है कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हो सकता है मैं कुछ टॉपिक्स में छोड़ भी रहा होगा, मुझसे मैं मिस कर गया होगा, लेकिन ज्यादा मैं कोशिश किया हूं कि मैं आपको इंपॉर्टेंट बता सकूं कि आपको ये टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी मिस नहीं होने चाहिए, ताकि अगर ये टॉपिक्स अगर आपने बहुत प्रॉपरली तरीके से, हालांकि आपको भी ये लग रहा होगा कि सर जो बता रहे हैं यार ये भी क्या कमी बता रहे हैं, सब तो बता दिए बचा क्या, लेकिन एक ऑर्डर में अगर आप तैयारी करते हैं, प्लीज फॉलो करते हैं, अगर आप ऑर्डर तैयार करते हैं, उस तक आपने अपना ऑर्डर बनाया होगा, आपने अपने तरीके बनाए होंगे, ठीक है, फॉलो दैट ऑर्डर, प्लानिंग तरीके से करिए, प्लान तरीके से करिए, ताकि प्लान तरीके से करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। सबकी प्लानिंग अलग अलग होती है, किसी एक तरीके से इंसान स्टूडेंट तैयारी नहीं करता, सबकी प्लानिंग अलग अलग होती है, मैं ऐसे पढ़ूंगा हमारी तैयारी हो जाएगी। सो प्लीज फॉलो दैट प्लानिंग, प्लान करके पढ़ाई करिए। मैंने एक तरीका आपको बताया हुआ है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दिया है ताकि आपको ये मिस ना हो, प्लीज इसको जरूर बिल्कुल मिस मत करिएगा, ताकि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। ठीक है, ओके। सो ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। इसमें एक चैप्टर आपका जो लास्ट में आता है बायोमॉलिक्यूल्स, वो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि वहां पे केमिकल रिएक्शंस ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां पे थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा होता है। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो कि पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं उसको, थोड़ा सा देख लेते हैं, बता देता हूँ उसको। बायोमॉलिक्यूल्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे एग्जांपल आता है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये सबसे स्टार्टिंग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, पहला टॉपिक। उसके बाद आपका केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है जो कि एग्जामिनेशन के लिए पूछी जाती हैं। पेंटाइल स्टेट फॉर्मेशन, ग्लूकोसिन फॉर्मेशन, ग्लूकोनिक एसिड फॉर्मेशन, हेक्सेन फॉर्मेशन के कुछ रिएक्शंस हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, थर्ड इसी में आपका आता है अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज का एक पार्ट रहता है, जिसमें म्यूटा रोटेशन से क्वेश्चन कभी पूछा जाता है, म्यूटा रोटेशन से पूछ लेते हैं, क्वेश्चन आ जाता है। और सुक्रोज के बारे में पूछ लेते हैं कि इनवर्ट शुगर क्या होता है, कभी पूछा जाता है। ठीक है, और अगर हम आगे बढ़े तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, वाटर ऑब्लिक फैट सॉल्युबल विटामिन्स के एग्जांपल्स पूछते हैं एग्जामिनेशन में कि वाटर सॉल्युबल कौन से विटामिन्स होते हैं, फैट सॉल्युबल कौन से विटामिन्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का पार्ट आ जाता है, जिसमें डीएनए एंड आरएनए के बारे में पूछते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड वाला स्ट्रक्चर होता है ना डीएनए का, तो वो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और कौन से बेस पेयर्स, कौन सा बेस इसमें नाइट्रोजन बेस होता है, इसमें कौन सा इसमें हाइड्रोजन बेस होता है, कौन सा बेस कौन सा नहीं होता है, क्योंकि आपको मालूम है 5 नाइट्रोजन बेस होते हैं और डीएनए और आरएनए में 4 ही होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पेयर्स बनते हैं ना, AGCU और AGCT पे इस तरह से होते हैं। तो इसका डिफरेंस, डीएनए और आरएनए का डिफरेंस जरूर अच्छे से पढ़े रहिए, और क्योंकि जब डिफरेंस पढ़ेंगे ना, तो डिफरेंस में आपको ये भी मालूम चलेगा कौन सा शुगर होता है, कौन सा बेस होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, सब आपको मालूम चल जाएगा डीएनए और आरएनए के बारे में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके बायोमॉलिक्यूल्स के लिए हैं। प्रोटीन्स में भी थोड़ा सा देख सकते हैं, प्रोटीन्स में मतलब आपका पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में कभी पूछा जाता है,
व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, डाइपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होते हैं, इसके बारे में कुछ स्ट्रक्चर्स प्रोटीन्स के बारे में कभी कभी पूछ लेते हैं। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मतलब आपको ये इस पे आप जरूर फोकस करिएगा, ये आपका बिल्कुल भी मिस ना हो, ठीक है, ये बिल्कुल आपको मिस ना हो, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आते हैं। और आप जरूर एक बार देखिएगा, जरूर प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप देख भी रहे होंगे, आपने किए भी होंगे, तो आप खुद ही जो मैंने टॉपिक बताया है आप खुद ही ऑब्जर्व करेंगे कि किसी हाँ ऐसे क्वेश्चन हैं एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये टॉपिक्स मेरे छूटने नहीं चाहिए, ये हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, प्लान तैयारी करिए, एकदम बहुत टाइम आपके पास अभी है, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके आपने जैसे तैयारी की है उस हिसाब से तैयारी कर लीजिए, एंड बहुत बढ़िया पेपर होगा आपका, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर एग्जामिनेशन, ओके, थैंक यू।